नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ड्यू बायोकेमिस्ट्री 2020 के थर्ड वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रायर मिलते रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो शुरू करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स, a protein containing oligosaccharide linked to mannose 6 phosphate is destined to which of the organelle? Mannose 6 phosphate receptor, what they does is they put proteins into the vesicles, जो कि भेज दिए जाते हैं कहां पे, लाइसोसोम्स में। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस और आई वायरस में जो होता है, दो कॉमन फिनोमेना हम देखते हैं, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट, जो वायरस यूज करता है अपने इवोल्यूशन के लिए, बेटर होने के लिए। तो जनरली हम जानते हैं जैसे वायरस जो है वो दे आर वेरी प्रोन टू इवोल्यूशन बाय एक्यूमुलेटिंग द जेनेटिक म्यूटेशंस। अब ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस प्रोटीन है, लाइक इन द केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, हीम एग्लूटिनिन विच इज वी कॉल इट एज एच, एंड न्यूरामिनिडेज दैट वी कॉल इट एज एन। आपने सुना भी होगा H1N1 टाइप। तो ये जो एच और एन के जो सरफेस प्रोटीन्स हैं वो थोड़े थोड़े म्यूटेट होते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो एक सब टाइप्स बनाता रहता है, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीजेनिक शिफ्ट क्या क्या होता है? मान लीजिए एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि एक पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करता है, और एक डिस्टेंट इन्फ्लुएंजा वायरस है जो किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करता है, और इन दोनों ही वायरसेस का एक कॉमन होस्ट भी है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कॉमन होस्ट में ये दोनों वायरसेस प्रेजेंट है, और उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है जेनेटिक मिक्सअप हो जाए। अब जो एक डिस्टेंट होस्ट का जो वायरस था वो प्रीवियस होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इस तरह के जो शिफ्ट होते हैं एंटीजेनिक, इसकी वजह से क्या होता है, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट केमिस्ट्री सरफेस प्रोटीन्स की आ जाती है, और ये एक तरह से स्पार्किंग होती है, एक तरह से आउटब्रेक होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ रिपोर्टेड होती हैं, या बहुत सारे आपके जो डिजीज का जो एकदम आउटब्रेक होता है, और उसको बोलते हैं हम एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट इज रिलेटिवली कंपैरेटिवली मोर डेंजरस देन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यानी कि स्पॉन्टेनियस ग्रेजुअल म्यूटेशन एक्यूमुलेट करके सरफेस प्रोटीन को चेंज करना, दैट इज ऑप्शन ए, a series of spontaneous point mutation that occurs gradually, resulting in minor changes in HA, that agglutinin, and neuraminidase, that is N। आगे चलते हैं। Passive administration of antibodies is employed as a mechanism for providing immediate protection against several toxin and pathogen. Which of the following is treated by passive immunization? If you can recall, once you get a cut or abrasion, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं टू टेक द टेटनस इंजेक्शन, विच इज अ पैसिव मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इन विच प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपको दी जाती हैं टू सेव अगेंस्ट द पैथोजन टॉक्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टेटनस। आगे चलते हैं। TA cloning is one of the most commonly employed technique for cloning insert in desired vector. Which of the following enzyme can be employed for preparing inserts for TA cloning? पहले समझते हैं टीए क्लोनिंग होती क्या है। टीए क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, जो इंसर्ट होता है उस पे हम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एक एडेनिन लगा के छोड़ देते हैं, दोनों तरफ से ओवरहैंग में एडेनिन रहेगा सिंगल बेस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस वेक्टर में होगा थाइमिन। याद रखिएगा, बाद में हम इन दोनों को लाइगेट कर देंगे डीएनए लाइगेज से। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज कि हम कितने एफिशिएंटली एडेनिन को इंसर्ट पे एंड थाइमिन को सिंगल बेस को हम वेक्टर पे लगा सकते हैं। एंजाइम ऐसा होना चाहिए जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट में काम कर सके, और उसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी ना हो, जिससे कि एडेनिन या थाइमिन जो उसने लगाया उसको हटा दे। पीएफई और वेंट जो होते हैं वो दो बेस्ट प्रूफ रीडर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं। एडिनाइलेट काइनेज का यहां पे कोई रोल नहीं बनता। लिनाओ एक्सो माइनस जो है वो क्या है, लिनाओ फ्रेगमेंट जो होते हैं आपको पता है, लिनाओ फ्रेगमेंट में दो एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज जो कि यहां चाहिए, बट 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो एक्टिविटी, दैट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, लिनाओ फ्रेगमेंट में होती है। अगर हम इस लिनाओ फ्रेगमेंट में से 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हटा दें,
तो दैट एंजाइम वुड बी कॉल्ड एज लिनाओ एक्सोमाइनस, यानी लिनाओ एक्सोमाइनस इज नॉट अ प्रूफ रीडर, और इसीलिए इट कैन बी यूज्ड फॉर द करंट पर्पस. The three-dimensional structure of a tRNA is, in 3D, the tRNA adopt a L-shaped structure. अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसमें जो एक्सेप्टर एंड होता है वो एक साइड पे होता है, और जबकि आपका जो एंटीकोडॉन है वो दूसरे एंड पे होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एल शेप. What is the direction of the translation of mRNA? In translation, codons are read in 5 prime to 3 prime by tRNA molecule. तो इसलिए ऑप्शन होगा बी, 5 prime to 3 prime. The committed steps in the biosynthesis of cholesterol from acetyl-CoA is, the most committed steps in cholesterol formation is the synthesis of mevalonate. और जो एंजाइम होता है इस रिएक्शन इरिवर्सिबल स्टेप्स को कैरी आउट करने के लिए, दैट इज द HMG CoA reductase. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट द फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट फ्रॉम HMG CoA is the most critical steps in the biosynthesis of cholesterol. Riboflavin is a coenzyme in the reaction catalyzed by the enzyme. The key reaction in the beta oxidation of fatty acid is the acyl-CoA dehydrogenation, which is catalyzed by the acyl-CoA dehydrogenase. This enzyme, acyl-CoA dehydrogenase, is dependent on the FAD coenzyme. अब FAD coenzyme का जो प्रिकर्सर है वो राइबोफ्लेविन होता है. तो बेसिकली राइबोफ्लेविन is basically indirectly is a coenzyme for the acyl-CoA dehydrogenase. तो ऑप्शन बी would be the correct answer. आगे चलते हैं. Which of the following pair of amino acids has more than one chiral center? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. Isoleucine and threonine has more than one asymmetric chiral center. तो इस केस में ऑप्शन डी would be the correct answer. That is isoleucine and threonine. Glucose enters muscle cells mostly by which of the following mechanism? Glucose, it enters the muscles by facilitated diffusion through GLUT4 transporter protein, और जो कि आपको ट्रांसलोकेट करता है ग्लूकोज को. तो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर, facilitated diffusion using a specific glucose transporter protein, that is GLUT4. Isoenzymes are alternative forms of the same enzyme that can exist in different proportions in different tissues. और ये किस में डिफरेंट हो सकते हैं? They could be different in amino acid composition, their sequences, or even their structural component. So इसका ऑप्शन A would be the correct answer, that isoenzymes are chemically, immunologically, because sequence में भी difference हो सकता है, and electrophoretically different forms of है ना same enzymes. तो ऑप्शन A would be the correct answer. Genes cannot be inserted in eukaryotic cells by, ये तो बड़ा सिंपल सा है, that as we know that recombinant DNA can be inserted into the animal cells by variety of the techniques, जिसमें आ सकती हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस, माइक्रो इंजेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, और बॉम्बार्डमेंट बाय द डीएनए कोटेड टंगस्टन पार्टिकल्स. स्प्लाइसिंग इसका आंसर नहीं होगा. स्प्लाइसिंग इज द एमआरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी. एक स्टेप होता है जिसमें एमआरएनए को प्रोसेस किया जाता है, स्पेशली यूकेरियोट्स में. और इंटरेस्टिंग क्या है, इसके अंदर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता. तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following hormone promotes glucose and amino acid uptake by the muscles? आंसर बड़ा सिंपल है, ऑप्शन बी इंसुलिन. इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है which promotes glucose uptake, glycogenesis, lipogenesis, or proteases. That means it's a more of promoting synthesis of the various higher attire of the biomolecules. जबकि एड्रेनल एंड ग्लूकागन ये ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन का प्रमोट, जबकि कॉर्टिसोल जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन प्रमोट करता है. तो इसीलिए ऑप्शन होगा बी, दैट इज इंसुलिन. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, आर यूज्ड टू ट्रीट. एस इनहिबिटर्स करते क्या है? एस इनहिबिटर जो है वो ब्रेडकाइनिन लेवल जो होता है उसके डिग्रेडेशन को रोकते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेडकाइनिन का यूज क्या है? ब्रेडकाइनिन इज यूज्ड टू इंक्रीज द बीपी लोअरिंग इफेक्ट. तो ऑब्वियसली अगर उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो देयर वुड बी एन इंक्रीज इन बीपी लोअरिंग इफेक्ट, और इसलिए एस इनहिबिटर
are the drug for the treatment of hypertension or heart failure. So option B would be the correct answer, that angiotensin converting enzyme inhibitor, which are popularly called as ACE inhibitors, are used to treat hypertension. The rate limiting step of urea cycle is mediated by रेगुलेटेड स्टेप ऑफ यूरिया सिंथेसिस जो होता है वो हिपैटिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर यूज्ड टू फिक्स अमोनिया टू द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस रेट लिमिटिंग स्टेप्स इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. तो CPS1 भी बोलते हैं उसको. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज is the most critical steps or rate limiting steps of urea cycle occurring in hepatic mitochondria. The active site of chymotrypsin, consisting of a catalytic triad, is composed of which of the following amino acid residues? Chymotrypsin, it contains a catalytic triad जिसमें तीन अमाइनो एसिड होते हैं, सीरिन at 195 position, histidine at 57th position and aspartate in at 102 position in a primary structure. और ये दोनों तीनों के तीनों अमाइनो एसिड जो हैं, it they work together to cleave the peptide bond. So option A would be the correct answer. Which of the following is a transition mutation? एक बार को समझते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशंस होते क्या है. ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, एक pyrimidine रिप्लेस कर सकता है एक pyrimidine को, प्यूरिन रिप्लेस कर सकता है प्यूरिन को. अब प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन. तो एडेनिन किसको रिप्लेस कर सकता है, ग्वानिन को. और अगर डीएनए की बात करें तो pyrimidine कौन से होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो यानी थाइमिन किसको रिप्लेस कर सकता है, साइटोसिन को. तो ऑप्शन ए देखिए, एडेनिन एंड थाइमिन का पेयर किसको रिप्लेस कर देगा, एडेनिन रिप्लेस कर सकता है ग्वानिन को एंड थाइमिन रिप्लेस कर सकता है साइटोसिन को. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन म्यूटेशन. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी सेपरेटेड बाय, ये बहुत सिंपल सा है. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया दे आर डिफरेंट इन देयर डेंसिटी. आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसकी हायर डेंसिटी होती है अराउंड 1.24 और इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी होती है अराउंड 1.18. तो इसीलिए ऑब्वियसली हम इस कॉन्सेप्ट को, डेंसिटी का जो डिफरेंस है मेम्ब्रेन्स में, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं थ्रू सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी सेपरेटेड बाय द सुक्रोज डेंसिटी gradient centrifugation, that is option B. Which of the following sequences is inversely palindromic? Inversely repeat या inversely palindromic होते क्या है? Inverse repeat is a single stranded sequence of a nucleotide followed downstream by its complementary bases. अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो 5 प्राइम में स्टार्ट हो रहा है हमारा GCA जो कि एंड कर रहा है 3 प्राइम में TGC. अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अरेंजमेंट हो गया है और इसकी वजह से दे कैन इनवर्टली रिपीट इटसेल्फ. और इसीलिए इसका ऑप्शन ए वुड बी द वेरी करेक्ट आंसर, दैट 5 प्राइम GCA TGC is a perfect example of inversely palindromic. Which of the following is not a dietary antioxidant? Vitamin E, lipoic acids, beta carotene and vitamin K. जो कॉमन डाइटरी सब्सटेंस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं फ्लेवोनॉइड्स को, विटामिन सी को, विटामिन ई को, कैरोटीनॉइड्स को, लाइपोइक एसिड, रेस्वराट्रॉल एंड सेलेनियम को. Vitamin K would not be the dietary antioxidant, rather it has a role in blood clotting. So hence option C would be the correct answer, that vitamin K would not be the dietary antioxidant. आगे चलते हैं. The trigger to initiate the contractile process in skeletal muscles is, चार ऑप्शन दे रखे हैं. अगर हम ध्यान से देखें, muscles contractile cycle is triggered by the binding of calcium ions to the protein troponin, which exposes the active binding sites on actin. As soon as these sites are uncovered, हाई एनर्जी जो मायोसिन हेड्स हैं वो ब्रिज कर देते हैं गैप्स को और उसकी वजह से फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्टाइल साइकिल जो है वो आगे इनिशिएट कर जाती है पूरी तरह से. तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. जो इनिशिएशन है इस कॉन्ट्रैक्टाइल साइकिल का वो तब होता है जब कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन को. तो इसीलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. NADPH, चार ऑप्शन दे रखे हैं NADPH के करेक्टर के ऊपर. अगर हम ध्यान से देखें NADPH का स्ट्रक्चर, तो NADPH it carries a hydrogen and 2 electron. Interestingly, these 2 electron he is willingly to donate.
यानी NADPH जब जब इसे चांस मिलेगा ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट थ्री ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए क्योंकि सभी में एक्सेप्ट लिखा है। याद रखिए NADPH would love to donate its two electron and that is reason why it is used in the biosynthesis of other molecules, xenobiotic metabolism and oxidative defense. So option D would be the correct answer, that NADPH loves to transfer electron in reductive biosynthesis for higher molecules. Photolyase function 2. What is the purpose of photolyase? Photolyase are the DNA repairing enzyme which repair DNA damage जो कि होता है किसकी वजह से UV exposure की है। Actually what it does is it converts the energy of near UV or visible light into the chemical energy और जिसको वो यूज करता है जो pyrimidine डाइमर की वजह से जो साइक्लोब्यूटेन रिंग बन जाती है उसको क्लियर करने के लिए। रिमेंबर दैट ये जो pyrimidine डाइमर्स जो बनते हैं ये फार यूवी लाइट की वजह से बनते हैं, जबकि फोटोलाइज जो है वो नियर यूवी विजिबल लाइट की एनर्जी को यूज करता है टू रिपेयर द pyrimidine डाइमर। दैट मींस ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। Which of the following is a vasodilator? What is vasodilation? Vasodilation जो होता है it is a widening of blood vessels which resulted due to the relaxation of smooth muscle cells within the blood vessels. Naturally जो vasodilation को मॉड्यूलेट करते हैं वो होते हैं लोकल पैराक्राइन एजेंट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडकाइनेन, पोटेशियम आयन और एडिनोसिन। So in the present case, bradykinin would be the correct answer, which is a very common naturally occurring vasodilator. तो option D should be the correct answer. आगे चलते हैं। Tachycardia is a condition in which चार options हैं। Heart beats, it beats slower than normal, heart beats faster than normal, heart stop beating, or heart collapses. Actually, tachycardia it's a kind of a arrhythmia जिसमें कि आपकी हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज फास्ट बीट करती है। एक नॉर्मल अगर हम बात करें एक नॉर्मल एडल्ट की तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो उसका रेट होता है 60 टू 90 बीट्स पर मिनट, जबकि टैकीकार्डिया कंडीशन में ये जो हार्ट बीट का जो रेट होता है इट गोस इवन बियॉन्ड 100 बीट्स पर मिनट। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, दैट टैकीकार्डिया इज अ कंडीशन इन विच हार्ट बीट्स फास्टर देन नॉर्मल। When the resting membrane potential becomes less negative, the phenomena is known as। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, सेमी पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, जब भी आपके जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ डिपार्चर फ्रॉम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इफ द इंटीरियर वोल्टेज इट बिकम्स लेस नेगेटिव, मान लीजिए -70 मिली वोल्ट से -60 हो गया, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? व्हेन हाइपरपोलराइजेशन इज अ स्टेट जिसमें कि जो इंटीरियर वोल्टेज है इट बिकम्स अ मोर नेगेटिव, दैट इज -70 से लेट्स से -80 हो गया। तो इस केस में ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, that when the resting membrane potential becomes less negative, the phenomena is called as depolarization of the membrane. Gastric inhibitory peptide GIP, it is secreted by चार ऑप्शन है, pancreas, gallbladder, small intestine and rectum. GIP, it is basically secreted by the enteroendocrine K cells which are found in duodenum, upper jejunum and throughout small intestine. तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट जीआईपी इज मेनली सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे चलते हैं। अ पेप्टाइड विच एक्ट्स एज अ पोटेंट स्मूथ मसल हाइपोटेंसिव एजेंट, ये तो बड़ा क्लियर है, ब्रेडकाइनिन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट ब्रेडकाइनिन इट इज अ पोटेंट स्मूथ मसल हाइपोटेंसिव एजेंट। ऑप्शन बी इज द आंसर। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स द जीन्स 4। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। आरएनए पॉलीमरेज के जो टाइप्स हैं उन पे ये क्वेश्चंस बड़ा फ्रीक्वेंट आ सकता है, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए दैट आरएनए पॉलीमरेज 1 दे ट्रांसक्राइब्स द जीन्स फॉर द राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो कि राइबोसोम्स में यूज होती है, स्पेशली 28S, 18S एंड 5.8S। ऑन द कंट्री आरएनए पॉलीमरेज 2 वो ट्रांसक्राइब करता है जीन्स फॉर मैसेंजर आरएनए।
जो कि नॉर्मल जीन्स है, जो नॉर्मल जीन्स यूज होती हैं जेनेटिक मेकअप में। RNA polymerase 3 it transcribes the genes for tRNA genes and 5s ribosomal RNA। तो इस प्रेजेंट केस में राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 पूछा गया है, तो इट ट्रांसफर्स द जीन्स फॉर 18s, 5.8s एंड 28s राइबोसोमल आरएनए जीन्स। Which of the following is non-reducing sugar? Maltose, lactose, trehalose और सेलोबायोस। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी शुगर को हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कब बोलते हैं। जब एक लीनियर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर स्पेशली मोनोसेकेराइड व्हेन इट गेट साइक्लाइज, तो उसका जो C1 है उससे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है जिसको हम जनरली एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। इफ इट इज फ्री देन द शुगर वुड बी रिड्यूसिंग। माल्टोज के केस में भी वो C1 फ्री होता है, लैक्टोज के केस में भी वो C1 फ्री होता है, वाइल सेलोबायोस के केस में भी C1 फ्री होता है। ट्रीहेलोज स्पेशली उसके अंदर क्या होता है, दोनों ग्लूकोज अपने C1 से, रिमेंबर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने C1 से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीहेलोज में C1 दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फ्री नहीं होगा और इसकी वजह से इट बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सिमिलरली सुक्रोज इज ऑल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज उसमें ग्लूकोज का C1 वाइल फ्रक्टोज का C2, रिमेंबर कीटो शुगर में C2 होता है, काउंट करते हैं, तो वो दोनों ही कंज्यूम हो जाते हैं और उसकी वजह से वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो अगर आपका एनोमेरिक कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ड्राइव होता है वो अगर फ्री है तो शुगर आपकी रिड्यूसिंग होगी, नहीं तो नॉन रिड्यूसिंग होगी। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। कैफीन। कैफीन क्या करता है? बेसिकली कैफीन जो है वो साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है इनडायरेक्टली। हाउ? बिकॉज इट इनहिबिट्स एन एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से इनडायरेक्टली जो आपका साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो बढ़ा रहता है, या आप कह सकते हैं बढ़ता है। तो इस केस में ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट कैफीन इनडायरेक्टली, रिमेंबर इनडायरेक्टली इट इंक्रीजेस द साइक्लिक एएमपी। व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया और पीकेयू? पीकेयू जो है एक इनबॉर्न एरर है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का, जिसके अंदर क्या होता है, एक जो पीएच जीन, पीएच मतलब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि एक कोड करती है एक एंजाइम को फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पेशेंट होते हैं जिनमें पीकेयू होता है उनमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाती और उसकी वजह से एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं और उनका फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म जो है वो ढंग से प्रॉपरली काम नहीं करता और इसकी वजह से दे एक्चुअली हैज अ डिफिकल्टी इन द ब्रेकडाउन ऑफ फिनाइल एलानिन। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट्स? C3 प्लांट्स में जनरली सीरियल्स आते हैं, जैसे बार्ले हो गया, ओट्स हो गए, राइस हो गया, वीट हो गया। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं जैसे अल्फा अल्फा हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन, स्पिनाच, पोटैटो, टोबैको। तो इस में ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑप्शन सी वीट इज एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट्स। How many number of ATP molecules are produced by one glucose molecule in aerobic respiration? 39, 45, 34 एंड 36। अगर आप किसी भी तरीके से देखें, हम जनरली लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज ऑक्सीडाइज टू यील्ड 38 एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये नंबर क्यों आता है? क्योंकि हम कंसीडर कर लेते हैं NADH एंड FADH2 दे यील्ड होल नंबर ऑफ एटीपी। बट ये जो स्टेटमेंट है ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का। इट इज नॉट ट्रू इन रियल सेंस। अगर आप ध्यान से देखें यूकैरियोट्स में NADH जो जनरेट हुआ है आपके ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, दैट हैज टू गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेशन। साइटोसोल में जनरेट हुआ बट जाना है उसको कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और इस ट्रांसपोर्ट के लिए देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हिच कुड बी अराउंड 1 to 2 ATP। तो हेंस considering this loss of 2 ATPs, let's say we can say that 36 ATP could be the terminal yield in eukaryotic aerobic respiration. That is option D. Down syndrome is a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of
बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का एग्जाम्पल है. It is a genetic disorder which is caused by the presence of all or a portion of a third chromosome 21. So option A would be the correct answer in this case. इसी के साथ हमारी जो ड्यूट बायोकेमिस्ट्री 2020 की सीरीज खत्म होती है. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आने वाले वीडियो के लिए और ज्यादा बूस्टअप मिले. थैंक यू वेरी मच.